इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन पार्ट 2 का आज 10वां दिन है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर सभी ग्राम पंचायत के प्रमुखों को संबोधित किया और उनसे आत्मनिर्भर होने की अपील की। कई तरह की खबरें हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कारगर हो रही है और उस पर उन्होंने खुशी जताई। कई तरह की खबरें हैं और लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई ऐसे ज़िले हैं देश के जहां कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की भी खबरें हैं, राहत भरी खबरें भी हैं और कुछ खबरें हमें अभी भी बेचैन कर रही हैं क्योंकि ये महामारी ही ऐसी है कि इसका इतनी जल्दी ख़त्म हो जाना जड़ से अभी मुश्किल लग रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब और डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। गुलरेज जी आपका बहुत स्वागत, फिरोज जी आपका बहुत स्वागत। और मैं कमान सौंपता हूं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। कई तरह की खबरें, रिजवान जी क्या कहेंगे? धन्यवाद अविनाश। कई तरह की चर्चाएं हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी बात की, पंचायत में प्रतिनिधियों से आज बातचीत की उन्होंने और उन्होंने उनके अनुभव समझे, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अपने मार्गदर्शन भी उन्हें दिया उन्होंने और इस पर चर्चा भी हुई। लगातार कवायद जारी है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो या देश हो, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज मेडिकल टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज हो रहा है जी, जो प्रायोगिक तौर पर दिल्ली में शुरू किया गया, तो कई जगह से उत्साहजनक खबरें। हम लगातार इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत तेजी से न बढ़े इसका प्रयास कर रही और जनता उस पर सहयोग भी कर रही है और इस सहयोग के बीच लोगों की अपनी परेशानियां, समस्याएं भी हैं सामने और जिसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं लगातार होती रहती हैं और यही हमारी कोशिश है कि दिन भर में क्या खास हुआ जी, हम उस पर चर्चा करें, उस पर लोगों की राय जाने। पक्ष और विपक्ष का अपने 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 अंदाज में कहने की बात है। सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं इस संकट से लड़ने के लिए, लेकिन सबका अपना अपना अंदाज है और उसी अंदाज में हम इन चीजों को समझते हैं, उसी अंदाज में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज, आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देश लगातार इस संकट से जूझ रहा है और बहुत तरह की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों के बीच बहुत सी चर्चाएं भी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहूंगा कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी और भी जो लोग हैं, जो लोग दिन रात हमारा दूध वाला, अखबार वाला, जो लोग हमको जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है आज और आगे निरंतर देते रहेंगे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सारे देश की ओर से कहती है कि हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति। उन्होंने जो देशभक्ति की भावना और जो लोगों की सेवा का जो साहस दिखाया है, ये काबिले तारीफ है और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा। जहां तक सरकार के प्रश्नों का सवाल है, तो वो विपक्ष की बातें वो मान तो रही है लेकिन कम मान रही है। विपक्ष की बातों को जितनी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो टेस्ट किट्स है, वो टेस्टिंग जो है उसकी बहुत कमी है। बगैर टेस्टिंग के हम ये कोरोना की जंग नहीं लड़ सकते।
आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, यानी पहले हम पहचान करें रोगी की और उसको फिर आइसोलेट करें, यानी उसको बाकी समाज से अलग कर दें जब तक के लिए वो ठीक ना हो जाए। ये अगर पद्धति जी फिरोज सिद्दीकी की आवाज नहीं आ रही है। पीछे पीछे चल रहे हैं कोरोना से। तो ये जो है ये चीजें गलत हो रही हैं, नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से जो है सरकार को परेशानी होगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार को इस मामले में इन चीजों को उस तरीके से देखना चाहिए। तो वो सरकार नहीं देख पा रही है, ये बात स्पष्ट समझ में आती है। रिजवान क्या कहेंगे डॉक्टर गुलेश सर? नहीं, देखिए, क्रिटिकल होना अपनी जगह पर है और साइंटिफिक एनालिस्ट होना अपनी जगह पर है। आप देखिए कि अनलॉक तो भारत खत्म होता जा रहा है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश का भी। यदि हॉट क्लस्टर्स को देखें, वो इंदौर, भोपाल और उज्जैन तक सीमित हो गए। बहुत सारे जिले तो अभी तो 0 पे खड़े हैं, जहाँ पर एक भी केसेस नहीं है। तो फाइनली हमने अपने कर्तव्य से, देश के समर्थन से और सभी के समर्थन से, हमारे हेल्थ वर्कर्स के, कोरोना वॉरियर्स के कर्तव्य से हमने जंग बहुत हद तक जीती नहीं गई, पूरी जीती नहीं गई है। अभी हमको बहुत संभल के चलना है। अभी ये 3 जो हॉट जोन बने हुए हैं या हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इंदौर, भोपाल और उज्जैन का, इसको ठीक करना है। उसके बाद भी एक बार लॉकडाउन खुल जाता है, उसके उपरांत भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, हर चीज का ख्याल रखना है, तभी हम इससे निकल सकते हैं। क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए, अभी तक कोई टीका नहीं बना है। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टेस्टिंग कर रही है, देखते हैं परिणाम क्या आता है ह्यूमन टेस्टिंग का। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक टेस्टिंग की बात है, देखिए, टेस्टिंग भी एक चीज है और स्क्रीनिंग भी एक चीज है। स्क्रीनिंग भारत ने जितनी की है, इतना विश्व का कोई देश नहीं किया है। यहाँ तक कि आप भोपाल में बैठे हैं, भोपाल में लगभग अभी तक 11 लाख से ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। टेस्टिंग की एक सीमा है और हमारी ही नहीं, दुनिया के हर राज्य 15 लाख जो किट्स आई थी, ये थोड़ी कुछ समस्या निकल गई जो चाइना से आई थी। इसी प्रकार से चेक रिपब्लिक ने भी मंगवाई थी, उसके साथ भी वही समस्या आ रही है। स्पेन के साथ भी वही समस्या आ रही है, इस किट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें जो है, ये क्योंकि ये वायरस नया है, बीमारी नई है, टेक्नोलॉजी नई है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन स्क्रीनिंग हमने बहुत व्यापक रूप से की है, जितने हो सकते हैं हमने टेस्ट किए हैं। और आप मुझे बताइए कि ऐसा एक भी मरीज नहीं होता है कि जो बताए कि मुझे सांस लेने में समस्या हो रही है, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, उसकी टेस्टिंग नहीं हो। टेस्टिंग सबकी हो रही है। अब आप बताइए कि आप बोलेंगे तो मास टेस्टिंग की जाए, मास टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या देंगे कि कितने लोगों को टेस्ट करे, पर 1000 कितने लोगों को करे। देखिए, दुनिया में यही हो रहा है कि जो लक्षण वाला होता है किसी टेस्टिंग होती है, हम भी वही कर रहे हैं। और हम रेशो में देखें तो दूसरों से ज्यादा कर रहे हैं। और एक ये ईश्वरीय कृपा बोल रहे कि रेशो में देखें हम तो यदि 100 लोगों को करते हैं तो दूसरी जगह पर जहां 20 लोग पॉजिटिव आते हैं, हमारे यहाँ एवरेज में 3-3.5 लोग पॉजिटिव आते हैं। तो ये तो ईश्वरीय कृपा है। औसत क्या है? आप औसत का जिक्र कर रहे थे अभी। औसत क्या है दुनिया का टेस्ट करने का? आप कह रहे हैं सिम्टम्स आने चाहिए, तभी भी आप चेक करना चाहिए। लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है और वो पॉजिटिव भी हो गए, ठीक भी हो गए, कुछ लोग दिवंगत भी हो गए। तो ये जो सिम्टम्स, तो ये एक ऐसा दुश्मन है जो कभी संकेत देता है और कभी संकेत नहीं देता है। तो इसको अब आप अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औसत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों में, कितनी आबादी में टेस्ट हो रहे हैं और हमारे यहाँ कितनी, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ उससे ज्यादा है। तो इसे कैसे, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप मानक इसमें रखें यूरोपियन यूनियन को। मैं यूएस को अच्छा मानक नहीं मानूंगा क्योंकि यूएस ने तो बहुत कम किया है, बहुत धीरे किया है, उसके परिणाम सब सामने देख रहे हैं। तो मैं यूएस को इसमें मानक नहीं मानूंगा। आप यूरोपियन यूनियन, स्पेशली जर्मनी को रखते चले, क्योंकि जर्मनी हमारे सामने एक अच्छा मॉडल है जहाँ मोर्टेलिटी रेट दूसरों से कम आई है। देखिए, वहां पर भी जो आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी है
जो ट्रेडिशनली जिसको हम अभी कर रहे हैं उसमें समय लगता है, कई बार 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं। वो कम हो पाती है टेस्टिंग, इसलिए हो पाती है क्योंकि वो डीएनए को पहले आप आरएनए में कन्वर्ट करते हो और इसलिए वो प्रक्रिया जो है वो थोड़ी जटिल है, लेकिन उसके रिजल्ट सही आ रहे हैं। वहां पर भी, जर्मनी में भी उन्हीं ही लोगों का जो जिनके अंदर लक्षण दिख रहे हैं उनको आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी से किया गया है। दूसरा एक डेवलपमेंट जो हुआ था वो हुआ था रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह 10 से 15 मिनट में रिजल्ट दे देता है। लेकिन हमने देखा कि राजस्थान में जो हमने किट भेजी तो उन किट में समस्या आई। इसी तरह से चेक रिपब्लिक ने भी वही किया था कि व्यापक रूप से करने के लिए आरएनए के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट मंगवाई थी, वहां पर भी यही कंप्लेन आ रही है, स्पेन में भी यही कंप्लेन आ रही है। तो जब तक ये किट जो है रैपिड एंटीबॉडी की जब तक ये सही तरह से नहीं होगी तब तक आप मासिस में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें समय लगता है। आप समझिए कि आपको डीएनए को आरएनए में पहले कन्वर्ट करना है, उस लेवल तक कन्वर्ट करना है कि वो उतना बड़ा हो जाए कि उसमें स्पष्ट दिखना शुरू हो। चलो पीसीआर एक बार वो भी सुनाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज देश के स्वास्थ्य मंत्री से बात की है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने। जब वो आपके पास क्लिपिंग आ जाए तो मुझे बताइएगा, हम उसको चलाएंगे। और डॉक्टर माफ कीजिएगा, फिरोज सिद्दीकी जी आप क्या कहेंगे? देखिए, जो गुलरेज भाई कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए आज इस कोरोना के संकट में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पीठ थपथपाने की राजनीति ना करे। पक्ष और विपक्ष एक है। मेरा गुलरेज भाई मेरी बात सुन लीजिए। जो आप कह रहे हैं कि हम बहुत बेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, जानते हैं 13,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहा है, इटली 24,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहा है, मतलब जो भी है हजारों में टेस्ट कर रहे हैं पर 10 मिलियन, और हमारा जो एवरेज है वो 368 है पर 10 मिलियन। आज भी हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं जो चाइना से आई थी वो टेस्टिंग किट्स खराब निकल गई, अमानक निकल गई। रैपिड टेस्टिंग किट्स आज की तारीख में जब कोरोना एक पीक पे है और एक बहुत तेजी से देश में बढ़ रहा है, पिछले 8 दिनों में तो उसने बहुत तेजी से ग्रोथ की है, तो उस समय टेस्टिंग किट को जो है आईसीएमआर ने रोक लगा दी। गुलरेज भाई शायद इंदौर में ही होंगे, इंदौर में 7 मशीनें हैं जो हेलो पर डे 1000 टेस्ट करती है, उनको आईसीएमआर ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया। आप देखिए कि अभी तक टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 1 महीने बाद आज ही के अखबार में है कि टेंडर पीपी किट, वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स के लिए जो टेंडर है वो टेंडर अभी टेक्निकल कमेटी की बैठक होनी है, और उसके जो एमडी है विजय कुमार वो स्वयं भी क्वारंटाइन है, अभी उनको भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। तो ये अगर इस तरीके से सरकार की तैयारियां चल रही हैं तो मैं समझता हूं कि पता नहीं शायद कोरोना हमसे तेज दौड़ रहा है, जबकि हमको कोरोना से तेज दौड़ना चाहिए। वस्तु स्थिति ये है, इंदौर में जो कि हमारा अभी एपी सेंटर बन के उभरा है, भोपाल जो ज्यादा कोरोना के संकट के इलाके हैं वो तो हमारे बहुत चुनिंदा शहर है, लेकिन उन चुनिंदा शहरों में भी दिन पे दिन जो है बढ़ता जा रहा है कोरोना। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार किस तरीके की तैयारियां कर रही है, किस तरीके के मतलब क्या खुशफहमी में कौन सी सरकार है। ये बात कांग्रेस पार्टी को तो समझ में नहीं आती। लोगों का जो राशन वितरण की स्थिति है वो भी ठीक नहीं है कि आपने बताया कि अभी आटे में किस तरीके से बोरियों में 2 से 4 किलो कम था सभी लोगों ने, और अब बहुत सारे लोग भूखे हैं। आप कोटा से बच्चों को बुला रहे हैं, बुलाइए, लेकिन गरीब मजदूरों को भी बुलाइए। आज ही नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में मजदूरों को 1000 रुपए नहीं मिले, जो कि सरकार कह रही है कि मिले, हमने दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से सरकार को इस समय एकजुट होकर और पूरी फोर्स के साथ सामने आना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरीके से इन सब चीजों में नाकाम रही है। मैं कहता हूं, आज फिर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप खुशफहमी में मत रहिए, आप कोरोना से आगे दौड़िए। इंदौर के आसपास के एरियो को आप पहले चेक कर लीजिए, लेकिन ये क्या है, लक्षण आएंगे तो जब तक लक्षण आएंगे जब तक वो और 4-5 लोगों को जो है कोरोना का जो मरीज होता है वो और 4-5 लोगों को और जितने लोग उसके संपर्क में आते हैं सबको इन्फेक्टेड कर देता है। इस तरीके से आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। और व्यवस्थाओं की तो बात आज समझ में आई गई कि ना तो वेंटिलेटर से ना पीपीई किट से, इसके तो अभी टेंडरिंग हो रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का जो सामग्री खरीदना है इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब ये कब आएगी ये तो आप जानते हो, जब तक कोरोना कहां पहुंच जाएगा ये ऊपर वाला ही मालिक है। रिजवान जी चलो खबर है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की थी
क्या कुछ उनके बीच में चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, पहले सुन लेते हैं, उसका चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। जी देखिए, कंट्रोल तो हो रहा है, पेशेंट भले ज्यादा मिल रहे हो, पर खुशी की बात है कि मौत का ग्राफ गिर रहा है। जो रेट हमारे यहाँ 10 की थी वो घट के 4.8 रह गई, मतलब आधी से भी नीचे उतर आई, उसका ग्राफ एकदम तेजी से नीचे आ गया। तो ये प्रसन्नता की बात है कि अब काल कबलित नहीं हो रहे। मौत कोई भी हो, एक भी हो तो बहुत दुखद और खराब होती है। अभी तक कुल टोटल 1892 मामले मध्य प्रदेश में है। इंदौर में 1029 है, भोपाल में 368 है, उज्जैन में 97 102 है। प्रसन्नता की बात यह है कि अभी तक 203 डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी शाम को 55 भोपाल में और 29 या कितने इंदौर में भी डिस्चार्ज होने वाले हैं। ये संख्या और आगे निकल जाएगी। लोग ठीक हो के जा रहे हैं। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि कोई नया जिला अभी तक ऐड नहीं हुआ कोरोना से। जो आप कह रहे हैं कि इधर से उधर जा रहे हैं, इसमें नया जिला कोई भी ऐड नहीं हुआ है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से, आपकी कृपा से मैं जनता के बीच तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर 548 कंटोनमेंट एरिया बनाए थे। इस कंटोनमेंट एरिया के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख की आबादी रहती थी। हमने 5 लाख का सर्वे कर लिया है। ये शब्द को थोड़ा संशोधित करें, 5 लाख 6 लाख नहीं, 26 लाख की आबादी रहती थी। 5 लाख कह गया, 26 लाख की आबादी रहती है इस कंटोनमेंट एरिया में 548। इसमें से 25 लाख का हम सर्वे कर चुके हैं। 1 लाख का भी हमारा कल परसों तक निपट जाएगा। अब अगर कोई नया कंटोनमेंट एरिया बनेगा तो हम तत्काल सर्वे करके इसको हाथ में ले लेंगे। इस पूरे 26 लाख लोगों में 15,431 जुकाम, खांसी, बुखार या हल्की बीमारियों के मामले चिन्हित हुए थे, जिनको नियंत्रण में कर लिया गया, ठीक कर दिया गया अधिकांश को, जो जुकाम खांसी के थे। और कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत सारगर्भित और महत्वपूर्ण बातें थी, मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री थे। मैंने 3-4 विषय मध्य प्रदेश के रखे थे, जिनमें से 1-2 महत्वपूर्ण है। मैंने निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ करना चाहता है, जिसमें हमारे अरविंदो अस्पताल जो इंदौर के हैं उनने अनुमति मांगी है, उसे अनुमति दें। हमारे जेडी इंदौर के द्वारा भी अनुमति मांगी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुए कहा कि जो ICMR की गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, वो मेल करेंगे, उसी को अनुमति मान लेंगे, आप तो प्रारंभ करा दें। और इसलिए अब मध्य प्रदेश के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा भी इलाज संभव होगा कोरोना से जुड़ी विषयों का। दूसरा विषय मैंने उनके सामने कहा था कि जो ऑटो किट है, मैनुअल किट तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, पर ऑटो किट भी है, पर और मिल जाए तो गति जांच में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है और तत्काल ऑटो किट की व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए ऑटो किट की समस्या का भी आज निदान हो गया। मैंने जैसा तो आपने सुना रिजवान जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मौतों का आंकड़ा कम हुआ है मध्य प्रदेश में, और उन्होंने इसको एक राहत वाली बात बताई है, और ये भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे मरीज, अब ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी ज़्यादा है, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी चर्चा हुई तो उसके हिसाब से अब मध्य प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज संभव हो सकेगा। जी जैसा कि अभी फिरोज सिद्दीकी भी कह रहे थे और अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कुछ जानकारियां दे रहे थे। उन्होंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की तो उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को मध्य प्रदेश में अनुमति देने का जिक्र किया था, उन्होंने उनसे मांग की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जांच किट
तत्काल उपलब्ध कराई जाए, उसमें की उनको जांच करनी है। जांच किट नहीं है, मध्य प्रदेश में जांच किट की कमी है। 2 दिन के लिए तो आईसीएमआर ने मना ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जांच का, जो तत्काल जांच होनी थी जिस तरह से। विकल्प नहीं है, जब चूंकि जांच नहीं है तो हमें पता नहीं है कि कौन कौन बीमार है और कितने लोग बीमार है, उसमें काफी समय लग जाता है। कुछ लोग, उनकी रिपोर्ट तो तब आई है जब उनका निधन हो चुका है, तब उनकी रिपोर्ट आई है। कुछ रिपोर्टें तो ऐसी है जो 10 दिन से भी अधिक समय लग गया है जिनमें। तो ये बहुत डिले है, लंबा डिले है, और इसको लेकर बहुत तरह के सवाल, आशंकाएं और बहुत तरह की समस्याएं भी बढ़ने की आशंका है। और आप एक चिकित्सक है, एक चिकित्सक के नाते, और दूसरा एक कल मेरी चर्चा के दौरान एक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर भुवनेश गर्ग, उन्होंने कल एक और बड़ी समस्या के तरफ ध्यान इंगित कराया था। और आप चूंकि चिकित्सक है, मुझे लगता है आपको अपनी सरकार को भी इसे अवगत कराना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो जल प्रदूषित होगा आने वाले समय में इन चीजों से, इसलिए कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, मल में भी इसका संक्रमण होगा, कोरोना का मल के माध्यम से भी, भूमि के माध्यम से, जल स्रोतों में भी मिलेगा ये। और जो हमारा बहुत ढेर सारा सीवर सिस्टम जो है वो अभी भी उतना बेहतर नहीं है, पीने वाले पानी में कीड़ा मिल जाता है। तो ये एक और बड़ा खतरा इससे हो सकता है आने वाले दिनों में। इन सारी चीजों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से तो हो रहा है, लेकिन अभी तक ओरोफिकल रूट से हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तक कोई स्टडी मिलने नहीं पड़ी। थोड़ा मुझे भी इस पर रिसर्च करने दे। जहाँ तक कि टेस्टिंग किट्स का विषय आप बोल रहे हैं, देखिए ये बात सच है कि टेस्टिंग स्लो है, और मैंने उसको कारण बताया आपको कि जब डीएनए को आप आरएनए में कन्वर्ट करते हो, टेक्निकली उसमें समय लगता है। ये जिक्र आप कर चुके। चाइना की जो टेस्ट किट है वो फेल हो चुकी। अब हमारे पास विकल्प क्या है? देश में हमने कुछ तैयार कर लिया, दुनिया के किसी और हिस्से से हम कुछ मंगा रहे हैं, या हम इसी तरह से आने वाले दिनों के लिए सिर्फ हम ईवी टेस्ट किट के भरोसे रहेंगे, जिसको आप कह रहे हैं उसमें बहुत समय लगता है, डीएनए से आरएनए उसमें बहुत समय लगता है। और जब बहुत समय लगता है तो जाहिर है कि जब हमें चीजें पता ही नहीं होंगी तो हम इलाज किस बात का करेंगे या हम सावधानी किस बात की बरतेंगे। जैसा कि फिरोज सिद्दीकी भी कह रहे थे कुछ देर पहले कि एक व्यक्ति संक्रमित होकर अनेक लोगों को संक्रमित कर देगा, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है वो संक्रमित है कि नहीं, तो ये ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं और जांच ही इसका एक अकेला उपाय है। रिजवान जी, ये तो समस्या सब जगह आ रही है कि कौन जो संक्रमित है और कौन नहीं है, क्योंकि जिसमें लक्षण नहीं दिख रहे उसकी भी जांच करना संभव नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट बात है। इसीलिए बात होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, इसीलिए बात होती है मास्किंग की, कि हर आदमी ये सोच के चले कि मैं भी संक्रमित हूँ और आप भी संक्रमित है, ये मानकर चले ताकि दूसरे भी बच सके। जहाँ तक की बात ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आज 10वां दिन है, 19 दिन का ये दूसरा चरण है, 9 दिन और बचे हैं, तो क्या फिर हम खोलेंगे या हम इसी तरह से लॉकडाउन रहेंगे? ये कुछ सवाल है, बहुत ढेर सारे सवाल है जो अनुत्तरित है, इनके जवाब भी चाहिए है। और बेहद जरूरी है कि हम कम से कम उन संक्रमित क्षेत्रों में तो उसको जांच को बहुत बढ़ाया व्यापक स्तर पर करें। ये वो बिल्कुल सही बात है कि, और ये हो भी रहा है। देखिए, आप देखिए कि उज्जैन हुआ, इंदौर हुआ, यहाँ पर क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं, तो व्यापक रूप से टेस्ट भी हो रहे हैं, इसलिए नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा इसमें एक और चीज है कि जिसको डबलिंग इफेक्ट कहते हैं, डबलिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है। आपको नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डबलिंग इफेक्ट इसे कहते हैं कि 100 से 200 होने में कहीं पर 6 दिन लगते हैं। तो यदि वो 6 दिन की जगह 5 दिन हो गए या 4 दिन हो जाते हैं, तो आपका डबलिंग इफेक्ट जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है, भारत का जो डबलिंग इफेक्ट नंबर है वो तो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है कि हमारे डबल होने में जो समय लगता है वो बढ़ता जा रहा है। इसको फ्लैटनिंग ऑफ ग्राफ कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। तो हम फ्लैटनिंग ऑफ ग्राफ अचीव कर चुके हैं, अब उस ग्राफ को नीचे की तरफ लाने वाला विषय है। तो जो नंबर्स तो बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, समय बढ़ेगा और सामने केसेस आएंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे। लेकिन जरूरी ये है कि एन नॉट फैक्टर नहीं बढ़ना और फ्लैटनिंग ऑफ कर्व होना वह हो चुका है। दूसरा विषय जो आप कह रहे हैं कि ये
टेस्ट के लिए अब क्या करना है। जब चाइनीज खराब निकल रही है तो और क्या विकल्प है, उस विकल्प के विषय में जो व्यापक बात करनी है वो तो ICMR के जो प्रतिनिधि है वही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक हवाला दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन। कल रात को जो वर्ल्ड कवरेज पेज आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसमें एक शीर्षक देके लिखा है द वाइल्ड वेस्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मार्केट ऑफ चाइना, कि जिस प्रकार से टूट पड़ा है पूरा दुनिया वहां पर कि हम सामग्री उठा लें, तो उसमें स्थिति यह बन गई है कि कोई चीज की क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हो पा रही है। साथ में ऑर्डर देने के पहले के माल को देखने से पहले ही 25% डाउन पेमेंट रखा जा रहा है यहाँ तक इंस्टीट्यूशन में भी। तो ये दुनिया भर में एक समस्या आ रही है, इससे वो न करें। लेकिन हाँ, PPE किट्स के लिए दुनिया वहां जा रही है, हमको जाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में 1.25 लाख N95 मास्क को 1.25 लाख PPE किट हम स्वदेशी ही निर्मित कर रहे हैं। तो आप PPE किट की समस्या नहीं बची है। इसका जिक्र भी फिरोज सिद्दीकी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि टेंडर प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई ठीक से। तो पुराना डाटा देख रहे हैं, वो टेंडर प्रक्रिया ठीक से शुरू हुई मध्य प्रदेश में। आज ही के पेपर में, आज ही की पेपर में मैं कौन सा पुराना डाटा देख रहा हूँ। खुद ही बता रहे हैं, हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन खुद ही कह रहा है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था रिजवान भाई की, इनसे ये पूछिए कि 7 मशीनें हैं इंदौर में जो पर डे 1000 टेस्ट लगाती हैं। ICMR से उनको NOC चाहिए, क्या वो NOCs मिल गई हैं? वो क्या उन मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है? क्यों प्राइवेट लैबों को अभी तक इन्होंने ICMR में NOC नहीं दिए? क्यों प्राइवेट लैब्स को ये इन्होंने मुहैया नहीं कराए ताकि वो लोग भी इस काम में जुट जाए? ये पूछिए गुलरेज भाई से कि ये सब चीजें कब तक हो जाएंगी, या लोग बिना टेस्टिंग किट के हम इस खुशफहमी में जीते रहे कि हमने टेस्ट ज्यादा लगाए नहीं, तो हम ये खुशफहमी में जीते रहे कि नहीं कोरोना हमारे यहाँ नहीं फैल रहा है, ज्यादा नहीं फैल रहा है, वो अमेरिका जैसे हालात नहीं है। और एकदम से ये एवलांच जैसा कोई चीज सामने आ जाए, ये पता चला कि हमारे हाथ से स्थितियां नियंत्रण में चली जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो क्या सरकार क्या उन दिनों के लिए इंतजार कर रही है? मैं रिजवान भाई आपसे कहूंगा कि इनसे गुलरेज भाई से ये पूछिए। क्लियरेंस की प्रतीक्षा में कई लैब जो है उनके टेस्टिंग जो है नहीं हो रही है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि क्या हम इसी खुशफहमी में रहने वाले हैं? जब जांच नहीं हो रही है तो हम इसी खुशफहमी में रहें कि ठीक है, कहीं किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसी खुशफहमी में रहना है। नहीं, देखिए, भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है आफ्टर साउथ कोरिया, कि जिसने सबसे व्यापक रूप से कंट्रोल किया है महामारी के प्रचार प्रसार पर। तो ये तो वर्ल्ड के जो नंबरिंग है वह कह रही है। जहां तक आप लेबोरेटरीज की बात कर रहे हैं, देखिए जटिल प्रक्रिया है DNA को RNA में कन्वर्ट करने की। आप सोचते कि किसी भी लैब को देवे ICMR परमिशन, ये संभव नहीं है क्योंकि उसके पास टेक्निकल इतनी उपलब्धि हो ना। वरना आप ये देखेंगे कि 50% जो रिजल्ट थे जो पॉजिटिव है उनके भी नेगेटिव आ गए, और वो समाज में फिरते रह रहे हैं और एक ही जगह से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो भी नहीं कर सकते ना। देखिए आप समझिए, साइंटिफिक जो चीजें हैं उसको तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा, आप दोनों मेरे साथ हैं, अविनाश आप भी मेरे साथ है जी। कुछ जगह से रमजान मुबारक के चांद जी की आदतें आने लगी हैं दिल्ली में जी, और जी। कुछ और जगहों पर, और यही उम्मीद की जाती है कि अब शनिवार से रोजे रखे जाएंगे जी। तो डॉक्टर फिरोज सिद्दीकी, आपसे ही मैं समझूंगा ऐसे समय में क्या अपील लोगों से आप अपील कर रहे हैं अपने बीच में, और किस तरह की कोशिशें हैं कि ऐसे समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग अपनी इबादतें भी करें और बाकी सारी तरह की चीजें भी हो, इसलिए कि एक देश की बड़ी आबादी की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और लगातार इबादतें होती हैं, तरावी की नमाज होती है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। क्या कहेंगे आप फिरोज सिद्दीकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जितने प्रदेशवासी हैं, देशवासी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से और माननीय कमलनाथ जी की तरफ से माह रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूं। और सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि ये बहुत मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में आप दुआ करें उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, और जो लोग बीमार हैं कि उनके लिए, कि वो लोग उनको जल्द से जल्द शिफा मिले और बाकी के लोगों को हिफाजत से रहे। और जो कोरोना जैसी बीमारी, इस माह रमजान में ये दुआ करिए कि हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा
सारी दुनिया ये कोरोना जैसी महामारी से इसको निजात मिले। और मैं लोगों से अपील करता हूं बार बार कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। शहर काजी साहब भोपाल भी कह चुके हैं कि तरावियां आप घर में पढ़िए, रोजा अफ्तार आप घरों में ही करिए, जैसे कि आप पहले करते थे कि आप मस्जिदों में जाते थे, तरावी मस्जिदों में पढ़ी जाती थी। लेकिन इस साल ये महामारी है, कोरोना फैला हुआ है और हुकूमत ने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तो सब लोग जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसका पालन करें, अपने घरों में ही इबादत करें, तरावी की नमाज अपने घर में ही पढ़ें, रोजा अफ्तार अपने घर में ही करें और दुआ करें कि ये कोरोना जैसी महामारी जो है जल्दी से जल्दी हमारे देश से विदा हो जाए, सारी दुनिया से विदा हो जाए और हम लोग फिर एक बार राहत महसूस करें। और जो लोग अस्पतालों में हैं उनकी वो जल्द से जल्द उनको शिफा मिले, इसके लिए सब लोग दुआ करें। रिजवान जी चलिए, क्या कहेंगे आप डॉक्टर गुलेश शेख जी? मेरी पार्टी की ओर से और मेरे ओर से पूरे देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद। ये भाई रमजान का महीना है, रहमत का महीना है। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि पूरी इंसानियत के लिए अमन दे, स्वास्थ्य दे, भाईचारा दे और सभी लोग अपने घरों में रमजान मनाए। अपना सहरी से लेके इफ्तार तक सब कुछ घरों में हो, तरावी की नमाजें हो या फिर रमजान का जुमा हो, हम घर पर करें। अल्लाह मन के हल को जानता है और ऐसी महामारी चल रही है, इसमें हमारे लिए फर्ज है कि महामारी से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को और इस दुनिया को बचाएं। चलिए, आज भी जुमा था, आज भी लोगों ने जोहर की नमाज घर में पढ़ी है। लगातार लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, हुकूमत ने जो कहा है उसका पालन कर रहे हैं। डॉक्टर गुलेश शेख, एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा। प्लाज्मा थेरेपी का बहुत जिक्र हो रहा है, कहा जाता है कि केरल में इसका उपयोग भी हुआ, दिल्ली में इसका उपयोग शुरू हो गया है। ये क्योंकि आप एक चिकित्सक भी हैं, मध्य प्रदेश में भी इसकी डिमांड की जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी किस तरह से उपयोगी है और इसमें क्या किया जाता है, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, थोड़ा मोटा मोटा मैं दर्शकों को बता दूं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। हमारे शरीर में एक तत्व होता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। जब भी कोई वायरस हुआ, कोई बैक्टीरिया हुआ, कोई भी हमारे शरीर के अंदर आता है जो घातक है, जो बाहरी है, उसके ऊपर हमारे शरीर में एंटीबॉडी निकलती है और एंटीबॉडी जो होती है वो उसको कहते हैं नष्ट कर देती है। तो जो पहली प्रक्रिया होती है शरीर की, वह एंटीजन और एंटीबॉडी से बनती है। तो आरंभ में जो है वह आईजीजी निकलती है, आईजीआर निकलती है, उसके बाद आईजीजी निकलती है। अब जब ये आईजीजी एंटीबॉडी निकलती है, एक बार किसी व्यक्ति को कोरोना या कोई भी रोग हो गया इस प्रकार का और जब वो उससे ठीक होकर उभर गया, तो ये जो एंटीबॉडी होती है वो हमेशा उसके शरीर में रहती है। एक तरह से सादी भाषा में आप कह सकते हैं कि उसके शरीर में उसकी दवाई रहती है। अगली बार भी उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो, ये बाहरी जीवाणु या कीटाणु उसके शरीर में आए, तो वो जो एंटीबॉडी उसको पहचान ले और उसको पहले से ही मार दे ताकि वो व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं हो। इससे थेरेपी में ये किया जाता है कि खून लिया जाता है, खून का जो एक पीला वाला पोर्शन होता है उसको अलग किया जाता है खून से, और वह खून जो रोगी होता है उसको चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अभी तक रोगी के शरीर में एंटीबॉडी वो वाली नहीं बनी है, तो वो दूसरे की जो इम्पोर्टेड एंटीबॉडी है वो अपने शरीर में डाल देता है। तो इससे उम्मीद ये लगाई जाती है, कई जगह सकारात्मक परिणाम भी दिखते हैं इसमें, कि वो एंटीबॉडी वहां पर उस विषाणु को मारना शुरू करती है। और एवरेज में जो यूनाइटेड स्टेट से डाटा आया, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ किया इस पे काम और उन्होंने हमसे पहले से स्टार्ट कर दी थी प्लाज्मा थेरेपी को, तो वहां पर एक आदमी जो होता है जो कोरोना से बच के निकल चुका है, वह 4 लोगों को अपनी एंटीबॉडी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये अभी भी शोध की प्रक्रिया में है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंक्लूडिंग भारत में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और इसका जो उपयोग होता है, जो वर्ल्ड वाइड जो माना जा रहा है अभी मेडिकली, कि इसमें बहुत माइल्ड केसेस में नहीं करना है, ना ही बहुत एक्सट्रीम केसेस में करने से बहुत फायदा मिलता है। जो इंटरमीडिएट है या ऐसे केसेस हैं जो वेंटिलेटर पर है लेकिन स्टेबल है और उसमें सुधार नहीं हो रहा, उनमें किया जाता है। लेकिन सभी चीजें अभी जो है वो चिकित्सक करना नहीं करना, ये सब प्रक्रिया चल रही है। ये प्रायोगिक तौर पर है और इस पर इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। दिल्ली सरकार भी डिमांड कर रही
रही है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द उन्हें अनुमति दी जाए तो इसको व्यापक स्तर पर किया जा सके। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अब मांग की है, आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसी तरह की मांग की थी। कहा यह जाता है कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको तकरीबन 3 महीने के बाद दोबारा आप कर पाते हैं, लेकिन अगर ये प्लाज्मा निकाला जाता है, आपके बॉडी का वो प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और उसका वो वापस आपको वो ब्लड आपको वापस चढ़ा दिया जाता है और उस प्लाज्मा का उपयोग 2, 3, 4 जिस तरह का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर गुलेरिया जी, उसमें उपयोग किया जाता है। तो वो व्यक्ति जो जिसने ये डोनेट किया है वो आने वाले 10 दिनों बाद फिर डोनेट कर सकता है। इसकी साइकिल बढ़ाई जा सकती है और इसके लाभ हो सकते हैं और लोगों को इसको प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो अधिक से अधिक लोग संपर्क कराएं, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। जो ठीक हो गए हैं इस रोग से वो रजिस्टर कराएं और जो पॉजिटिव के बाद निगेटिव हो गए हैं वो आए। और वो एक ऐसा मौका है उन्हें कि लोगों की वो जान बचा सकते हैं, आगे बढ़े। और इसी तरह की चीजें हैं और आने वाले वक्त में साइंस और नई तरह के प्रयोग करेगी और नई तरह की चीजें करेगी। जैसे जैसे होगा हम इस लड़ाई से जीतना हम शुरू कर ही चुके हैं, लेकिन हमें और तेजी के साथ से जीतना है, इसलिए कि इस जंग में कहीं बहुत लोग हमारे पीछे न छूट जाएं, कहीं रह न जाए, वो हमेशा के लिए जिंदगी उनकी खत्म न हो जाए। इसलिए ये कोशिशें जारी हैं, इससे घबराइए नहीं, इससे जंग करना है और डट के आइए, आगे बढ़िए और एक दूसरे की हिफाजत का ख्याल खुद रखिए, इसलिए कि आप अपनी हिफाजत और अपने साथ अपने आसपास के लोगों की हिफाजत भी कर सकते हैं। ये आपके ही हाथ में है। मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, आंखें बंद कीजिए, छींकिए मत, अगर छींकते हैं तो हाथ लगाइए। तो जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज है जो लगातार हमारा मकसद भी यही होता है कि हम लोगों को बताएं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारी जरूरतें हैं, कैसे पूरी हो सकती है। एक दूसरे के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं, लगातार करते हैं, रोज करेंगे, रोज आपसे संपर्क करेंगे। आपके भी कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर दीजिए, इसलिए कि ये संकट की घड़ी है, मिलजुल कर ही इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, पार पा सकते हैं। अविनाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी कि भले ही राहत भरी खबरें हमारे बीच में बहुत आ रही हैं कि मौतों का आंकड़ा कम हुआ है और ठीक भी बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। कई तरह की अब थेरेपी पर भी बात होने लगी, जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी की आप बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है काढ़ा बनवा रही है, अब आयुर्वेदिक तरीके से भी इलाज किया जाएगा जल्द ही लोगों का और इस तरह से लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन इस बीच हमें नहीं भूलना है कि अभी ये बीमारी हमारे देश से गई नहीं है। अभी ये कोरोना का संकट हमारे देश पर छाया हुआ है, लेकिन हम कोशिश की जाना चाहिए और दुआ की जाना चाहिए कि जल्द ही ये रफा दफा हो ये कोरोना हमारे देश से और लोगों की ज़िंदगी जो है बेहतर हो और वापस हमारी लाइफ जो है पटरी पर आ सके। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी कामना भी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। गुलेश जी आपका भी शुक्रिया, फिरोज जी आपका शुक्रिया, रिजवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना संकट से हमारा देश जूझ रहा है, लेकिन निकल भी रहा है बाहर धीरे धीरे और स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो भी जाएंगी निश्चित ही। लॉकडाउन के पार्ट 2 का 10वां दिन है आज और निश्चित तौर पर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, राहत भरी खबरें भी हमारे सामने आने लगेंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ।